नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। जब बजट प्रस्तुत होता है, तो आम जनता फिराक लगा के बैठती है कि देखिए इस बार नया क्या होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी कुछ इसी तरीके की बात होती है, लेकिन बजट में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। अगर कहा जाए कि बजट एक ड्रम पानी है, तो उसमें से ज़्यादा 1 बाल्टी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसके पूरे दस्तावेज़ को पढ़ के आप तैयार करें और वहाँ से सवाल आएँगे। अलग-अलग चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो कॉन्सेप्ट की हैं, कुछ बातें हैं जो ऐसी हैं जो आँकड़ों से अलग हैं, वो भी पूछी जाती हैं और कुछ बातें हैं जो आँकड़ों पर निर्भर हैं, वो भी आपसे पूछी जाती हैं। तो इस एपिसोड में ये भाग 1 है बजट को जानने का। इस एपिसोड में हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिस पे आधारित है बजट, जो ठोस-ठोस बातें बजट में कही गई हैं। तो उन क्षेत्रों को देखेंगे, उन चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसके चा स्तंभ क्या हैं, इसके इंजन क्या है और इस इंजन के बारे में हम बात करेंगे और प्रत्यक्ष कर सुधार के बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ बातें और करेंगे। जैसे इस बार कर्तव्य भवन में पहला बजट प्रस्तुत किया गया है और इसके 3 कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो ये तीनों कर्तव्य क्या हैं, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त और हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि इसकी थीम क्या थी? ये आपसे पूछी जाती है। तो इस बजट की जो थीम थी वो है सबका विकास और इसका जो लक्ष्य है वो है विकसित भारत। विकसित भारत के 4 प्रमुख स्तंभों की इसके अंतर्गत बात की गई है। एक स्तंभ है गरीब, दूसरा है युवा, तीसरा है अन्नदाता फार्मर्स और चौथा है नारी। तो पुअर, यूथ, फार्मर्स और वुमेन, ये 4 इसके स्तंभ हैं। आपसे अगर पूछा जाए 4 स्तंभ क्या है या इनमें से कौन सा नहीं है तो आप बता देंगे। बजट का जो विजन है संतुलित क्षेत्रीय विकास, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, सभी क्षेत्रों में समान वृद्धि की बात करने वाला ये बजट है। इसके 4 इंजन है। कोर इंजन जो है उसमें एक एग्रीकल्चर, दूसरा एमएसएमई, तीसरा निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट और चौथा है एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। ये 4 इसके इंजन है। अब अगर हम इसके 4 इंजन की बात करें तो कृषि कृषि में मेन जोर दिया जाना है कि उत्पादकता कुछ ज्यादा बढ़ जाए, जलवायु अनुकूल बीज का प्रयोग किया जाए, क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स हो और अगर ये दोनों चीजें सुधरेंगी तो कृषि का जो भविष्य है वो अच्छा होगा। दूसरा एमएसएमई, एमएसएमई में निवेश सीमा बढ़ाने की बात की जा रही है, इन्वेस्टमेंट लिमिट इंक्रीज की गई है और जो ऋण गारंटी है, क्रेडिट गारंटी, इसको बढ़ाने की बात की जा रही है। तीसरी चीज है, क्योंकि देखिए एमएसएमई में क्या चीज है, उसके पैसे अगर हो जाए तो लोग उद्योग कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, तो निवेश सीमा भी बढ़ाई जाएगी और ऋण गारंटी। निवेश की अगर हम बात करें तो निवेश बढ़ाने की बात हो रही है कि निवेश अगर नहीं आएगा तो कैसे, भाई चाहे उद्योग सेक्टर है आप उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, क्या कोई भी सेवा क्षेत्र बढ़ाना चाह रहे हैं, तो बुनियादी ढांचा, अगर निवेश आएगा तो बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और फिर शहरी विकास, ये इसके लक्ष्य है और इन दोनों में निवेश लाने की बात की जा रही है। और निर्यात, ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ाने की और लॉजिस्टिक को बढ़ाने की बात की जा रही है। ये विकास के 4 इंजन है। तो पहला जो एग्रीकल्चर है, कृषि, कृषि में जैसे प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, इसके इसका लक्ष्य है मतलब कम उत्पादकता वाले जो 100 जिले हैं उनको छांटना, 1.7 करोड़ किसानों को इसका लाभ पहुंचाना और मुख्य जो फोकस है वो 2 चीजों पर है, एक है इरिगेशन और दूसरा है यहाँ पर स्टोरेज, सिंचाई और भंडारण पर। इसको आपको ध्यान रखना है। दलहन में आत्मनिर्भरता लाना, कृषि वाले में एक ये बात कही, क्योंकि दाल हमारे यहाँ उत्पादित होती है लेकिन बहुत ज्यादा हम उसको कंज्यूम करते हैं तो बाहर से मंगानी पड़ती है। तो दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन अवधि ये 6 साल रखी गई है और तुअर, उड़द, मसूर, इन फसलों में उत्पादकता बढ़ाने की बात की गई है और जो खरीद होती है नॉफेड और एनसीसीएफ द्वारा अगले 4 वर्षों तक करने की बात की गई है। लाभ इसका क्या होगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा, इसके जो रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलेंगे, ये इसकी सबसे बड़ी बात होगी। और हमारी जब आत्मनिर्भरता आएगी तो बाहर से हमारा आयात कम होगा, हमारे पास जो हमारा बाहर पैसा जाता है वो बचेगा। तीसरा कपास उत्पादकता मिशन की बात की गई है, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, ये 5 वर्ष की पहल रखी गई है और इसमें फोकस है एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, लंबे कॉटन का उत्पादन करना। तो ये पहला कृषि। कृषि में और बातें की गई हैं कि जैसे क्रेडिट, किसान क्रेडिट की सीमा को बढ़ा दी कर 5 लाख कर दिया गया, पहले ये 3 लाख हुआ करती थी, अब 5 लाख हो गई है। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि अनुसंधान को बढ़ावा देना है, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, 100+ नई किस्में वैरायटीज को डेवलप किया जाएगा जिससे कि उत्पादकता बढ़ सके, जैसे सूखा सह किस्में विकसित हो सके, जो बहुत ही खराब दशाओं में हो सके, कम पानी में हो सके और उत्पादकता भी ज्यादा हो। और क्षेत्रीय परियोजनाओं के अंतर्गत देखिए बिहार में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक मखाना बोर्ड का गठन किया जाना है, इसकी घोषणा की गई है। फल और सब्जी की अगर हम बात करें तो इसकी सप्लाई चेन को सुदृढ़ करने की बात की गई है और मिथिलांचल की बात की गई है कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को डेवलप किया जाएगा तो मिथिलांचल का विकास होगा। ये बिहार की बात है।
ये 3 चीजें बिहार को दी गई है, बिहार के लिए ये सौगात है। फल और सब्जी का सप्लाई चेन बनाना, मखाना बोर्ड और मिथिलांचल पश्चिमी, जो बिहार का पश्चिमी हिस्सा, तो पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को ये मतलब वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट की बात हो रही है, तो उसको डेवलप करने की बात की गई है। असम के लिए नया यूरिया संयंत्र वहां पर लगेगा और ये VBCFL परिसर में लगाया जाएगा। मत्स्य पालन के क्षेत्र में अगर देखें तो विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इसमें सतत मत्स्य पालन का विस्तार यहाँ पर किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बात हो गई आपकी कृषि की। तो बिहार असम को खूब फोकस किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। अगली अगर हम बात करें MSME के बारे में, तो यहाँ पर एक रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन रखा गया है। निवेश और टर्नओवर सीमा 2.5 गुना बढ़ा दी गई है और इसका लाभ छोटे व्यवसायों के लिए ज्यादा मतलब अधिक अवसर उनको मिलेगा। ये लाभ होगा कि छोटे व्यवसायों को और अधिक अवसर मिलेगा। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें MSME में, तो माइक्रो एंटरप्राइजेस क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे और ये 5 लाख तक सुविधा होगी और इसका जो लक्ष्य है 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करना, 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों तक इसका लाभ पहुंचाना, बेनिफिट पहुंचाना। अब इनमें क्रेडिट कवर, इसकी सीमा मैंने आपको अभी बताई है, क्रेडिट को बढ़ा दिया जा रहा है, तो इसकी सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है, 10 करोड़ कर दी गई है। क्षेत्रीय फोकस की अगर बात करें तो कपड़ा और जूते, लेदर और फुटवियर पर 22 लाख रोजगार की उम्मीद इसमें जताई गई है कि इन 2 क्षेत्रों में 22 लाख रोजगार सृजित होंगे। और खिलौना क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि हमारा पैसा एक तो बाहर नहीं जाएगा और यहाँ पे रोजगार उत्पन्न होंगे। खाद्य प्रसंस्करण की अगर हम बात करें MSME के अंतर्गत, तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी, बिहार में की जाएगी। कहाँ पर स्थापना की जाएगी, बिहार में स्थापना की जाएगी। अब तीसरा इंजन है निवेश। पहला इंजन हमने देखा है एग्रीकल्चर, दूसरा इंजन हमने देखा है MSME और तीसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से शहरी विकास को फोकस किया गया है। शहरी चुनौती कोष एक अर्बन चैलेंज फंड बनाया जाएगा, आवंटन इसमें 1 लाख करोड़ का किया जाएगा और शहरों को विकास का केंद्र, ग्रोथ हब बनाना इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि जो शहर है वो विकास के केंद्र बने। जल जीवन मिशन की बात करें तो इसका विस्तार 2028 तक कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कब तक कर दिया गया है, 2028 तक। कुल व्यय 67,000 करोड़ रुपए का इसमें रखा गया है और लक्ष्य है कि यूनिवर्सल पाइप्ड वाटर, यानी कि सार्वभौमिक पाइप जलापूर्ति हो पाए, सब तक स्वच्छ जल पहुंच जाए। जरा बताइएगा कि SDG जो गोल है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें किस में आता है ये सार्वभौमिक जल की, स्वच्छ जल की आपूर्ति। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत 25,000 करोड़ रुपए का निवेश मतलब बात की गई है, राशि आवंटित की गई है और ये जहाज निर्माण, बंदरगाह और जहाज निर्माण के लिए इसका प्रयोग होगा। टूरिज्म के लिए 50 पर्यटन स्थल चुनौती मोड में विकसित होंगे, मतलब इसको टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर इसको विकसित किया जाएगा। तो पर्यटन पर भी सरकार जोर दे रही है निवेश के क्षेत्र में। यहाँ पर निवेश में परमाणु ऊर्जा मिशन, ये स्मॉल मॉड्यूलर जो रिएक्टर्स हैं उनका विकास किया जाएगा और 2033 तक 5 जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं इनको स्टार्ट कर दिया जाएगा, चालू कर दिया जाएगा। तो इसका टारगेट क्या रखा गया है, 2033। निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करने की इसमें बात की जा रही है कि निजी क्षेत्र भी इसमें भागीदार होगा। अब बात आती है कनेक्टिविटी की, निवेश में ही। तो कनेक्टिविटी में जो उड़ान स्कीम है, 120 नए गंतव्य इसमें बनाने की बात की गई है। बिहार में एक एयरपोर्ट, पटना प्लस बिहटा में एक नया एयरपोर्ट, ये सब डेवलप करने की बात इसमें की गई है। शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो जो IITs है हमारे, उनका विस्तार होगा। 6500 अधिक छात्र इसमें प्रवेश पा पाएंगे, यानी कि सीटें बढ़ाई जाएंगी या IIT की संख्या बढ़ेगी। PM रिसर्च फेलोशिप 10,000 फेलोशिप इसके अंतर्गत देने की बात की जा रही है। कैंसर डे केयर सेंटर सभी जिला अस्पतालों में बनाने की बात की जा रही है। हर जिला अस्पताल में पूरे भारत में जो कैंसर डे केयर सेंटर है ये बनाए जाएंगे। तीसरा है कि अब हमने प्रोडक्ट बना लिया, अब हम क्या करें, एक्सपोर्ट कैसे करें। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात की गई है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन एक चलेगा, वाणिज्य, MSME और वित्त मंत्रालय, ये तीनों मिलकर इसको चलाएंगे, मतलब ये डिपार्टमेंट होंगे जो चलाएंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो भारत ट्रेड नेट, BTN, इसको याद रखिएगा, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा निर्यात प्रोत्साहन के लिए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ही होगा, जिससे कि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। वैश्विक क्षमता केंद्र, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर GCC, Tier 2 शहरों में आउटसोर्सिंग हब बनाए जाएंगे, आउटसोर्सिंग हब बनाए जाएंगे जिससे कि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके और नीतिगत प्रोत्साहन, पॉलिसी इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। एयर कार्गो की बात करें तो वेयर हाउसिंग सुविधा और खराब होने वाली वस्तुओं के लिए ये कार्गो की व्यवस्था होगी। एयर कार्गो की, जैसे बहुत जल्दी कोई चीज खराब हो रही है तो उसको कैसे भेजा जाए, एयर माध्यम से भेजा जाए, जहाजों से भेजा जाए, हवाई जहाज से। अब ये तो बात रही कि जो हमने इंजन की बात की, 4 इंजन इसके हैं, चारों इंजन आपने देखा। तो पहला इंजन आपका एग्रीकल्चर था, दूसरा था MSME, तीसरा निवेश और चौथा था एक्सपोर्ट। जो हमने तैयार कर लिया तो हमने एक्सपोर्ट भी कर लिया।
प्रत्यक्ष कर सुधार की बात करें, कोई चेंज इसमें नहीं है। 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 तक 5% है, 8 से 12 तक 10% है, 12 से 16 तक 15%, 16 से 20 तक 20%, और जैसे आप 20 लाख से ऊपर जाएंगे 25% है, 24 लाख तक ये 25% है, और 24 लाख से ऊपर जो है ये 30% रखा गया है। तो ये इनकम टैक्स स्लैब है। 12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं है। अगर 12 लाख कोई वार्षिक आय कर रहा है तो कोई कर नहीं है, और वेतन भोगियों के लिए 12.75 लाख तक छूट दी गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टीडीएस रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो किराए पर टीडीएस सीमा 2.4 लाख से बढ़ा के इसको 6 लाख तक कर दिया गया है, और अपडेटेड रिटर्न समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर ये 4 वर्ष, यानी कि जैसे 2 साल तक आप नहीं दे पाते थे उसके बाद कार्रवाई होती थी, अब इसको 4 साल कर दिया गया है। अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क की बात करें तो मूल सीमा शुल्क में बीसीडी जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। ठीक है, कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की 36 जीवन रक्षक दवाएं हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स, तो इन लाइफ सेविंग ड्रग्स पर क्या किया गया है, इनको पूरी तरीके से कर मुक्त कर दिया गया है, फुली एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है। मोबाइल और ईवी की बात करें तो लिथियम आयन बैटरी, खास करके लिथियम आयन बैटरी पर क्या किया गया है, निर्माण मशीनरी जो इनकी है उन पर छूट दी गई है ना, इनमें बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे कि ये घरेलू उत्पादन बढ़ सके, इसको बढ़ावा मिल सके। ईवी को बढ़ावा दिया जा रहा है। टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करें तो जो घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं उसके, उन पर छूट दी गई है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग इससे प्रोत्साहित होगी। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ टैक्स नहीं, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर लोग कर पाएंगे। और सामाजिक कल्याण और समावेशन की अगर हम बात करें तो जो गिग वर्कर्स हैं उनको एक आइडेंटिटी कार्ड जारी किया जाएगा, ई श्रम पोर्टल पर इनको पंजीकरण करना होगा, और इसका लाभ ये मिलेगा कि पीएम जन आरोग्य योजना जो है उसके तहत इनको सुरक्षा मिल जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में अटल टिकरिंग लैब्स 50,000 नई लैब अगले 5 साल में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मेडिकल सीटें 5 वर्षों में 75,000 बढ़ा दी जाएंगी, है ना, तो 10,000 नई सीटें तुरंत जोड़ी जा रही हैं। इसमें टोटल कितनी बढ़ाई जाएंगे, 75,000, और अभी 10,000 तुरंत इसको किया जाएगा। क्या किया जाएगा, तुरंत किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना है, और यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड जिसको 30,000 तक इसकी सीमा होगी, इतना क्रेडिट कार्ड उनको जारी किया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र में सुधार की बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, तो बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100%, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करना होगा, ये भी ध्यान रखना है। ग्रामीण ऋण की बात करें तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की बात की गई है, स्वयं सहायता समूहों के लिए इससे आसान ऋण मिलेगा, है ना, और इससे मदद हो पाएगी उनकी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जन विश्वास बिल 2.0 जो लाया गया है, 100+ कानूनी प्रावधानों का डिक्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया है, बात समझ रहे हैं, जिससे कि आसानी हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ये नहीं कि कोई अगर यहाँ बिजनेस करना चाहता है तो वो फाइलों में ही फंसा रह जाए। बुनियादी ढांचा वित्त की अगर हम बात करें तो नैफेड द्वारा आंशिक ऋण वृद्धि सुविधा, पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी की बात की गई है, जिससे कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस है, बुनियादी ढांचा वित्त है, उसको सुधारा जा सके। वित्तीय रुझान और डेटा की बात करें, राजकोषीय घाटा ये 23-24 में 3.3 था, 24-25 में भी ये 3.3 ही रहा है, स्थिर रहा है। प्राप्तियां और व्यय की बात करें तो राजस्व प्राप्तियां 31.3 लाख करोड़, इस पर और हम डिटेल में अगले उसमें बात करेंगे। शुद्ध कर राजस्व 28.4 लाख, ये रिवाइज्ड एस्टिमेट है 24-25 का, ये रहा है। राज्यों को हस्तांतरण की बात करें तो 26.6 लाख करोड़ रुपए या है जो रहा है, और पूंजीगत व्यय की बात करें तो ये 13.2 लाख करोड़ रुपए रहा है। अब यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि बजट सबका विकास पर केंद्रित है, समावेशी इंक्लूसिव ग्रोथ और गरीबी उन्मूलन पर ध्यान दिया गया है। जब भी आप मेंस के आंसर लिखेंगे ध्यान रखेंगे, और आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली रेजिलिएंट बनाने की दिशा में एक ये कदम है कि भारत जो है आर्थिक रूप से क्या बन जाए, लचीला बने, रेजिलिएंट बने, है ना, ऐसा ना रहे कि एक ही चीज पर निर्भर है वो। राजकोषीय अनुशासन, घाटा की बात करें 3.3 पर स्थित है। कल्याणकारी योजनाएं, किसान, महिला और युवाओं को प्राथमिकता दी गई है पूरे बजट में। और बुनियादी ढांचे की बात करें तो पूंजीगत व्यय और शहरी विकास पर जोर दिया गया है। अब संभावित ऐसा प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है कि हाल के केंद्रीय बजटों में कराधान और सार्वजनिक व्यय के माध्यम से राजकोषीय अनुशासन और आर्थिक प्रोत्साहन के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा है, इसका मूल्यांकन करें, ऐसा बन सकता है सवाल। अब देखिए, ये जो पूरा अभी हमने डिस्कस किया, उसमें देखिए सवाल क्या बन सकता है प्रीलिम्स का, कि वोट ऑन अकाउंट और अंतरिम बजट में क्या अंतर है। ये प्रीलिम्स के सवाल जो मैं इसके पहले भी आपको करा चुका हूं कि बजट की बेसिक आप जानिए। तो वोट ऑन अकाउंट नियमित सरकार द्वारा और अंतरिम बजट कार्यवाहक सरकार के द्वारा ये जारी किया जाता है, और पहला है। और दूसरा है कि वोट ऑन अकाउंट केवल व्यय से संबंधित है, एक मिनट, वोट ऑन अकाउंट जो है केवल व्यय से संबंधित है, और अंतरिम बजट में व्यय और प्राप्तियां दोनों होती है। ठीक है,
अब बताइए इसमें सही क्या है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 2 सही होगा। पहले में क्या गलत है, वोट ऑन अकाउंट नियमित सरकार के द्वारा और जबकि अंतरिम बजट कार्यवाहक सरकार के द्वारा। क्या ऐसा सही है, कार्यवाहक सरकार के द्वारा, ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा है कि बजट के साथ मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाता है, यह किसके द्वारा अनिवार्य है ना, यह किसके लिए अनिवार्य है, तो एफआरबीएम एक्ट 2003 के द्वारा इसको अनिवार्य किया गया। ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि पूंजी बजट और राजस्व बजट के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, ऐसा 2021 में पूछा भी गया था कि पूंजी बजट और राजस्व बजट में क्या अंतर होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे, आप इसको लिखेंगे। अब ये जो बजट है, इस बार का बजट, ये कर्तव्य भवन में तैयार पहला बजट है और इसमें 3 कर्तव्यों को आधार बनाया गया है। इसमें पहला कर्तव्य है कि आर्थिक विकास को तेज करना और गति बनाए रखना, स्पीड भी बनाए रखना है, और इसकी जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है कि उत्पादकता को हम बढ़ाएंगे, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएंगे और वैश्विक उथल पुथल में हम रेजिलियंट रहेंगे, लचीलापन रखेंगे। तो पहला कर्तव्य यह हो गया कि आर्थिक विकास को तेज करना और गति बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है कि लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और क्षमता बढ़ाना। तो भारत की समृद्धि के पथ में सशक्त साझेदार बनना, ये दूसरा कर्तव्य है कि भारत की समृद्धि हो, लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो और क्षमता लोगों की बढ़े, क्षमता निर्माण हो देश की भी और लोगों की। तीसरा है कि सबका साथ सबका विकास, ये दृष्टिकोण की बात है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक परिवार, समुदाय और क्षेत्र की पहुंच कहां तक, संसाधनों तक, सुविधाओं तक और अवसरों तक हो पाए, ये सुनिश्चित करने की बात इसमें की गई है। तो ये कर्तव्य भवन में तैयार पहला बजट है, 3 कर्तव्य इसके निर्धारित हैं। तो आर्थिक विकास कैसे होगा, तो इन्होंने कहा कि हम बायोफार्मा को, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देंगे। बायोफार्मा शक्ति है, ज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार से स्वास्थ्य देखभाल बेहतर करना, बायोफार्मा यही तो करेगा। तो वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र बनाना है भारत को, ये लक्ष्य रखा गया है और 5 वर्ष के लिए 10,000 करोड़ रुपए का इसमें आवंटन किया गया है। 3 नए निपर राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान ये बनाए जाएंगे, 7 मौजूदा संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा, तो 7 3 10 ये हो जाएंगे और 1000 प्लस मान्यता प्राप्त इंडिया क्लिनिकल ट्रायल स्थल नेटवर्क भी विकसित किए जाएंगे। ये पूरा इसका उद्देश्य है। अब दूसरा है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, उपकरण और सामग्री को बनाना, फुल स्टेक इंडिया आईपी डिजाइन करना और आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन को मजबूत करना, यानी कि जो हमारी चिप निर्माण की क्षमता है उसको हम बढ़ाएंगे, उसमें हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे। और तीसरा है कि इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, अप्रैल 2025 से ये योजना प्रारंभ हुई है कल पुर्जे विनिर्माण की और इसका बजट अभी 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो हमारे यहाँ चिप का निर्माण होगा, हमारी जो आयात हम करते हैं, आयात हमारा कम होगा, हमारी ये क्षमता बढ़ेगी और हम सेल्फ डिपेंड बनेंगे। विनिर्माण और उद्योग की अगर हम बात करें तो दुर्लभ धातु गलियारे, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स डेवलप किए जाएंगे। उद्देश्य क्या होगा, खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देना। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब खनिज के तौर पर देखें तो ये बहुत ही रिच स्टेट है, ये रिच है ना, तो इनको जो है यहाँ पर खनिज गलियारे डेवलप करके इनका लाभ उठाया जाएगा। केमिकल्स की बात करें तो क्लस्टर आधारित बनाओ और चलाओ ये मॉडल होगा, 3 समर्पित केमिकल्स पार्क स्थापित किए जाएंगे, घरेलू उत्पादन हमारा बढ़ेगा और आयात निर्भरता कम होगी। पूंजी सामान, कैपिटल गुड्स और ऑटोमेशन की बात करें तो हाईटेक टूल रूम 2 स्थानों पर डिजाइन, परीक्षण और विनिर्माण का विकास किया जाएगा और जो निर्माण और संवर्धन अवसंरचना उपकरण है इनका विकास CIE योजना के तहत किया जाएगा। कंटेनर निर्माण 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन इसके लिए भी किया गया है। वस्त्र और ग्रामीण उद्योग की बात करें, टेक्सटाइल, तो राष्ट्रीय फाइबर योजना, रेशम, ऊन और जूट, मानव निर्मित और नए फाइबर में आत्मनिर्भरता लाने के लिए ये योजना है, राष्ट्रीय फाइबर योजना, रेशम, ऊन और जूट, ठीक है, और मानव निर्मित और नए फाइबर ये इसके अंतर्गत आते हैं। वस्त्र विस्तार योजना, मशीनरी तकनीकी उन्नयन प्लस साझा परीक्षण केंद्र ये किया जाएगा, इसमें मशीनी और तकनीकी उन्नयन किया जाएगा और साझा परीक्षण केंद्र विकसित किए जाएंगे और मेगा टेक्सटाइल पार्क चैलेंज मोड में इनकी स्थापना की जाएगी। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, इसका फोकस क्या होगा, गांधी जी का चरखा, तो ये खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प ये इसका फोकस होगा और इसके लाभार्थी होंगे बुनकर, ग्राम उद्योग, एक जिला एक उत्पाद, ग्रामीण रीवा, ये सब इसके लाभार्थी होंगे। और परिणाम क्या होगा, वैश्विक बाजार संपर्क होगा, ब्रांडिंग होगा, कौशल और गुणवत्ता का विकास होगा, ये चीजें कनेक्ट हो जाएंगी पूरे ग्लोबल मार्केट से। लेगेसी और औद्योगिक समूह पुनरुद्धार की बात की जाए तो 200 लेगेसी समूहों का पुनरुद्धार किया जाएगा, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजिकल उन्नयन किया जाएगा। SME और सूक्ष्म उद्यमियों की बात की जाए तो इनको चैंपियन बनाने की बात की जा रही है, त्रिस्तरीय दृष्टिकोण है। SME ग्रोथ फंड इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का रखा गया है। आत्मनिर्भर फंड रखा गया है ये 2,000 करोड़ रुपए का। और पेशेवर सहायता की बात, कारपोरेट मित्र कार्डर टायर 2 और टायर 3 शहरों में विकसित होगा
और ICAI, ICSI, ICMAI व्यावसायिक शिक्षा जो संस्थान है, ये सब इसके भागीदार होंगे। और संरचना को ठोस प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय वर्ष 26-27 में जो सार्वजनिक पूंजी व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये कैपेक्स 12.2 लाख करोड़ रुपए का है ना। और अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड, इसमें ऋणदाताओं को गारंटी देने की बात की गई है, ये एक नई पहल की गई है। समर्पित REITs, ये CPSE की रियल एस्टेट पर संपत्तियों के पुनर्चक्रण की बात इसमें की गई है। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो डेडिकेटेड, ये जो समर्पित माल गलियारे पूर्वी भारत, डानकुनी और पश्चिमी भारत, सूरत, इनको जोड़ने की बात की जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल वाटरवेज की बात करें तो अगले 5 वर्षों में 20 नए जलमार्ग, ये वाटरवेज की बात की जा रही है, 20 ये न्यू होंगे, न्यू, ठीक है। और अगले 5 वर्षों में जब ये 20 नए जलमार्ग होंगे, उड़ीसा में NW5 जलचर अंगुल कलिंग नगर को जोड़ने हेतु तो ये यहीं से शुरुआत की जाएगी कि ये NW5 का यहाँ से विकास किया जाए। क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करके स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। लॉजिस्टिक, ऊर्जा और शहरी विकास की बात करें तो तटीय कार्गो प्रमोशन किया जाएगा 2047 तक। इनलैंड या तटीय हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 12% तक की जाएगी। सी प्लेन की बात करें, स्वदेशी निर्माण प्लस VGF स्कीम संचालन समर्थन, ये डेवलप किया जाएगा। और ऊर्जा सुरक्षा में कार्बन कैप्चर 5 वर्षों हेतु 20 करोड़ रुपए की इसमें राशि आवंटित की गई है। शहरीकरण में शहरी आर्थिक क्षेत्र 5 वर्षों के लिए 5000 करोड़ रुपए। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु और दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी, ये 7 जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर डेवलप किया जाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से हैं कौन से नहीं, ये पूछे जा सकते हैं। दूसरा इसमें कर्तव्य रखा गया है, ये पहले कर्तव्य की बात थी कि पहला कर्तव्य ये है कि आर्थिक विकास। दूसरी बात यहाँ पे की जा रही है, दूसरा कर्तव्य जो है वो बैंकिंग। तो फर्स्ट जो हमने देखा वो क्या था, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। अब दूसरा नेक्स्ट यहाँ पर है, ये दूसरा कर्तव्य, और दैट इज बैंकिंग। यहाँ पर आकांक्षाएं हैं। बैंकिंग और वित्त की बात की जाए तो विकसित भारत के लिए बैंकिंग, ये एक समिति है। PFC और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, इनका पुनर्गठन किया जाएगा। फेमा समीक्षा, ये विदेशी निवेश के लिए फेमा समीक्षा की जाएगी। और 1000 करोड़ प्लस जारी करने पर 100 करोड़ का प्रोत्साहन दिया जाएगा अगर म्युनिसिपल बॉन्ड इतने जारी किए जाते हैं 1000 करोड़ से अधिक का, ये इसकी स्कीम है। दूसरा है सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। तो स्थायी समिति शिक्षा से रोजगार और उद्यम, और लक्ष्य इसका है कि वैश्विक हिस्सेदारी 10% तक करना, किसमें, सेवा क्षेत्र में। तो सर्विस सेक्टर में याद रखना है 10%। यहाँ पर विकसित भारत के लिए बैंकिंग की बात की गई है। और पेशेवर तैयारी की अगर हम बात करें तो स्वस्थ जो संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर है, 5 वर्ष में 1 लाख नए AHPI की बात की जा रही है, संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों की, इंस्टीट्यूशंस की। और देखभाल सेवाओं की अगर हम बात करें, जो केयर गिवर्स हैं, वृद्धों की देखभाल है, तो 1.5 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने की बात की जा रही है। देखिए हमारे यहाँ जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, तो जीवन प्रत्याशा बढ़ने से वृद्धों की संख्या बढ़ रही है, तो उनकी देखभाल के लिए इतने लोगों का होगा। आयुष शिक्षा और रचनात्मकता की बात करें, 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। आयुष फार्मेसी की अगर हम बात करें तो इनका लैब, इनका उन्नयन किया जाएगा। WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का उन्नयन, जो जामनगर में है, जामनगर में ये केंद्र है ना, तो उसका भी उन्नयन किया जाएगा। जामनगर गुजरात में पड़ता है। पशुपालन, सरकार 20,000 प्लस पशु डॉक्टर डेवलप करेगी। और निजी क्षेत्र में ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी, अस्पताल, लैब और कॉलेज के लिए, पशुओं के लिए जो डेवलप करेगा उसको सब्सिडी दी जाएगी। ऑरेंज इकोनॉमी, IICT मुंबई को सहायता दी जा रही है। और 15,000 स्कूल, साथ में 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब की बात की जा रही है। अच्छा, कौन बताएगा कि ये ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है? ऑरेंज इकोनॉमी जो बताएगा, उसका जो मैसेज है, जो कमेंट है, वो मैं पिन करूंगा। ऑरेंज इकोनॉमी बताइएगा। विश्वविद्यालय टाउनशिप की बात की जा रही है, 5 टाउनशिप औद्योगिक कॉरिडोर के पास ये होंगी, ये पूरा टाउनशिप का विकास। और महिला छात्रावास, प्रत्येक जिले में एक जो है गर्ल्स हॉस्टल, वुमेन छात्रावास की बात की गई है। पर्यटन, विरासत और खेल की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ये बनाया जाएगा। IIM के साथ 10,000 गाइड्स 12 सप्ताह कोर्स करेंगे। और नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड, ये मतलब दस्तावेजीकरण के लिए एक ग्रिड की स्थापना की जाएगी। विरासत पर्यटन में देखें तो 15 जीवंत सांस्कृतिक गंतव्य का विकास किया जाना है। लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, आदिचनाल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापुर, लेह पैलेस, ये सब इसमें शामिल होंगे।
खेलो इंडिया मिशन अगले दशक में बदलाव के लिए खेल के क्षेत्र में इसको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो जीवंत सांस्कृतिक गंतव्य है इनको ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैप पर भी आप देखिए, ये आदि चलनूर यहाँ पर है, ये लोथल है, ये धौलावीरा है, ये राखीगढ़ी है, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस। तो ये सब डेवलप किए जाएंगे। तीसरा कर्तव्य है कृषि और किसानों का विकास करना, है ना, सबका साथ। तो किसानों की आय बढ़ाना, मत्स्य पालन और पशुपालन को जब बढ़ावा दिया जाएगा तो किसानों की आय बढ़ेगी। 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास किया जाएगा। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, जैसे तटवर्ती क्षेत्र में नारियल संवर्धन योजना, कोको और काजू ये वहां पर होते हैं। पूर्वोत्तर में अगर के पेड़ और पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम और अखरोट और खुमानी के पेड़ों की बात की जा रही है, मतलब इसकी खेती की बात की जा रही है। मिशन 2030 के तहत भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड बनाना, जैसे हमारे यहाँ की चीजें जाके बाहर प्रीमियम ब्रांड के तहत बिके। तो ये पूरा लक्ष्य रखा गया है। ये वो बातें रही जो एक आपको आउटलुक मिल गया। यहाँ पर आंकड़ों की बात हमने बहुत कम की है, कहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे बेसिक सवाल आपसे जो पूछे जाएंगे, जैसे आपसे कहा जाएगा कि 3 इसके जो कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं, और उनको सुमेलित करने के लिए आपको दे दिया जाएगा, है ना। तो तीनों कर्तव्य, आर्थिक विकास पहला कर्तव्य है, दूसरा बैंकिंग है, तीसरा कर्तव्य है कृषि की बात की जा रही है। तो इनको कैसे आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। कृषि और किसान किस में आते हैं, कौन कर्तव्य में और किस नंबर के कर्तव्य में। दूसरा, कर्तव्य भवन में तैयार पहला बजट है। तो ये जो पहला कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य, तीसरा कर्तव्य है, तो ये कैसे, ठीक है। जैसे लोगों की आकांक्षाओं से रिलेटेड तो दूसरा कर्तव्य है। सबका साथ सबका विकास तीसरा कर्तव्य। किसानों की बात किस में होगी, तीसरे कर्तव्य में। पहले कर्तव्य में आर्थिक विकास की बात की जा रही है ना। आर्थिक विकास, बायोफार्मा को डेवलप करना, इंडिया सेमीकंडक्टर को डेवलप करना, इलेक्ट्रॉनिक्स को डेवलप करना, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण करना। तो इसको ऐसे आप याद रखिए, यहीं से सवाल बनेंगे आपके सुमेलित करने में या छांटने में। अब एक अगला एपिसोड होगा जिसमें हम सारे आंकड़ों की बात करेंगे, सारे डेटा आज उसमें देखेंगे। आपको लग रहा होगा कि बजट में डेटा ही नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट की बात थी, ये आपको एक आउटलुक क्लियर हो गया। अब जब दूसरे बार हम करेंगे तो वहां पर क्या होगा, हम सारे डेटाज कर लेंगे, तो वो और अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं हम दूसरे एपिसोड में। थैंक यू सो मच।